हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशनल सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना इसका जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड है। ये 2021-22 बैच का क्लास 12 टर्म 2 का केमिस्ट्री का पेपर हम बात कर रहे हैं। टाइम होगा 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 से 3 क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। 4 से 11 क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और जो 12th क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। All questions are compulsory and use of log table and calculator is not allowed। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए है हमारे सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। इन ए केमिस्ट्री लैब जोया सेटअप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है एज शोन बिलो। ठीक है, अब याद रखना इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों तरफ क्या है, कॉपर के इलेक्ट्रोड है, और दोनों तरफ सोल्यूशन जो है वो है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे हमें दिया हुआ है 0.15 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और पर लीटर। डेसीमीटर क्यूब वो भी लीटर के बराबर होता है, और सेकंड में दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर के। ठीक है, अब हमें 2 सेल दिए हुए हैं, याद है दोनों कॉपर के, बट दोनों का अगर हम क्या ले रहे हैं डिफरेंट इसका सोल्यूशन रहा तो तब भी क्या हो सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। इन्होंने क्या दिया, एट रूम टेम्परेचर शी फाउंड दैट द इनिशियल वोल्ट मीटर रीडिंग। तो ये जो पूरा सेल का जो ई ऑफ द सेल है, जब इसने कनेक्ट किया तो इसे मिला 0.16 वोल्ट्स। ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय कॉपर 2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर एंड ई नॉट इज गिवन बाय 0.34 वोल्ट्स। अब याद रखना जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, जो लेफ्ट वाला कॉपर होगा उसे हम एनोड बोलेंगे, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा याद रखना। और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, कैथोड, और कैथोड में क्या होता है, हमेशा हमारा रिडक्शन होता है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमने ई ऑफ द सेल तो दे दिया, और साथ में क्या दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड को बोलते हैं जब कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोलर। और अगर आप सेकंड सेल को देखोगे, जो कैथोड वाला सेल है उसमें क्या दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो हमें कैथोड का ई ऑफ द कैथोड जो है वो हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, विच इज 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब आपको इन एनोड का फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है ई ऑफ द सेल क्या होता है, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड माइनस एनोड होता है। ई ऑफ द सेल आपको ऑलरेडी पता है 0.16। कैथोड का अभी अभी हमने बताया था, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.34 माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड, और हम लिख सकते हैं ई ऑफ एनोड इज इक्वल टू 0.34 माइनस ऑफ 0.16। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 0.18 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमें ई ऑफ द एनोड मिल गया। नेक्स्ट, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द अबव सेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो कहते हैं हमारे, कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। एनोड से कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। बट अगर हम बात करें किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है हमारी, रिवर्स हो जाती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके रिवर्स में क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ऑल्सो व्हाट विल बी द EMF ऑफ द सेल इफ कंसंट्रेशन ऑफ बीकर ऑन द लेफ्ट साइड इज 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सपोज आपने लेफ्ट साइड में भी क्या कर लिया, कंसंट्रेशन करनी है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो गया, आपने एक ही इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ई ऑफ द सेल, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तो टोटल EMF क्या हो जाएगा सेल का, इट विल बिकम इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड का ए पार्ट। एन एल्डिहाइड वाज प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन P इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, आइडेंटिफाई द एल्काइन P। तो हमेशा याद रखना सिर्फ एक ही एल्काइन एल्डिहाइड बना सकता है ऑन हाइड्रेशन, वो है हमारा इथाइन, विच इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसमें क्या इथाइन में वाटर ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो क्या होता है, एक तरफ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, OH ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ OH।
अब क्या होता है, इसमें होता है रीअरेंजमेंट, उसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो OH का हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन कार्बन बॉन्ड के वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट ओवरऑल जो हमारा बनता है, इसमें बन जाता है CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया और यहाँ पे बन गया CHO। तो ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया, जो हमारा क्या है, एक क्या है, एल्डिहाइड है। सपोज अगर आपने कोई और एल्काइल लिया होता, सपोज प्रोपाइन लिया होता, वो होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी हम हाइड्रेशन करते, ठीक है, H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में। तो याद रखना मार्कोनिक प्रिंसिपल से OH वहाँ पे अटैच होता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारा बनता है CH3 COH C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आप रीअरेंजमेंट करते तो हमारा बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, एक कीटोन बन जाता। सो सिर्फ हमारा क्या है, जो इथाइन है वो हाइड्रेशन पे क्या दे सकता है, एल्डिहाइड दे सकता है। तो इसी का ए का यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑफ द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल। तो याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो इसमें ये पूछा कि कौन से कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सो ईजिली न्यूक्लियोफाइल उस पर क्या कर पाए, अटैक कर पाए। तो जिसका ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हैं, जो सबसे कम जिसका होगा वो होगा हमारा CH3 CH2 CO CH3। ये हमारा ब्यूटेन 2 ऑन है। अगर नंबर में देखें तो ये आएगा 1 2 3 4। ये फोर्थ जो सेकंड नंबर का कंपाउंड है इसका सबसे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे कम होगा। उसके बाद हमारा होगा कंपाउंड नंबर 4 का, विच इज CH3 CO CH3। ये हमारा प्रोपेन 2 ऑन है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 CH3 ग्रुप ऑन बोथ साइड्स वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। बट पहले वाले में क्या था, एक तरफ इथाइल था एक तरफ मिथाइल था, यहाँ पे सिर्फ दोनों क्या है, मिथाइल है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, पॉजिटिव चार्ज कम करें, बट नॉट एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो फोर्थ वाला है इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले से। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हमारा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ये हमारा है प्रोपेनल। प्रोपेनल में क्या, अगर आप देखोगे सिर्फ एक क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पहले वाले दोनों के। दोनों क्या थे हमारे कीटोन, ये था हमारा एल्डिहाइड। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें भी कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा होगा HCHO। HCHO हमारा क्या होता है, इसे हम मिथनल भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एज रिजल्ट इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। और हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 4 1 3। तो यह होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें दिया हुए हैं कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, C6H5 CH2 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 C6H5। दो तरफ से क्या है, हमारे साथ बेंजीन के साथ एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। इट इज़ हीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट। अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड द रिएक्टिंग मिक्सचर इज देन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर HCl के साथ हम इसे एसिडिफाइड करेंगे। नेम द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ C6H5 CH2 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 C6H5। अब इसमें याद रखना हम क्या कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ। अब KMnO4 क्या करता है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। बट ये ट्राई करेगा कि सबसे ज़्यादा क्या बने, स्टेबल प्रोडक्ट बने। और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेगा, ये जो चेन है वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो याद रखना हीट करने से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी चेन। और हमारे पास दो तरफ क्या होगा, एक तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, एक बेंजीन के साथ CH और दूसरी तरफ आ जाएगा एक बेंजीन के साथ CH2 CH3। याद रखना कभी भी बॉन्ड CH2 और बेंजीन का ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन करता है बेंजीन के साथ। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है।
तो ये वाला कार्बन कभी ब्रेक नहीं होगा, बेंजीन और कार्बन वाला की चेन वाला, ठीक है। तो बीच में से कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, चाहे कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, हमेशा हमारा बनता है COOK। बेंजीन के साथ हमारा बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, वो भी हमारे बन जाएंगे दो, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि बेंजीन के साथ चाहे कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, हमेशा बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, और हमारा बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। पोटेशियम बेंजोएट बन के हमारे दो। और अगर आप क्या करोगे, HCl ऐड करोगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, KCl रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस COOH। बेंजीन के साथ COH लग जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो हमारा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का, गिव द IUPAC नेम ऑफ COH CH2 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 COH। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, सब में सिंगल चेन है, तो हम लिख सकते हैं हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है सब में हेक्सेन। और फर्स्ट और 6 पोजीशन पे तो हमारा हो जाएगा 1 6, हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा डाइओइक एसिड, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। थर्ड का सी पार्ट दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हमें 3 कंपाउंड दिया, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है। सबसे पहले हम जिसका सबसे कम होगा वो होगा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखना। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इस कार्बन पे इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन वो देगा इस ऑक्सीजन पे। एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पोलैरिटी डिक्रीज मतलब कि जितना ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो हाइड्रोजन में, जितना ज़्यादा डिफरेंस हो उतना ज़्यादा हाइड्रोजन वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। बट जैसे ही आपने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया ज़्यादा, तो पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा एसिडिक, विच इज़ 4-क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें 4-क्लोरोबेंजोइक एसिड की, जो क्लोरीन है वो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ पुल हो जाएंगे, पोलैरिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 ग्रुप याद रखना क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। एज रिजल्ट पोलैरिटी जो होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो चार्ज डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल नाइट्रोजन की तरफ मूव करें, पोलैरिटी इंक्रीज होगी। एज रिजल्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारा 3 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सप्लेन इज ए सैंपल ऑफ बेंजल्डिहाइड कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इनसॉल्युबल एल्कोहल। बेंजल्डिहाइड के साथ वाटर इनसॉल्युबल एल्कोहल में हमारे प्रेजेंट है। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द केमिकल मेथड टू ऑब्टेन प्योर बेंजल्डिहाइड। हमें प्योर बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना। तो सपोज आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड को हम रिएक्ट करेंगे NaHSO3 के साथ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, वी कॉल इट एज सोडियम बाइसल्फाइड, और वी ऑल्सो कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो याद रखना हमारा बन जाता है बेंजीन के साथ CHOH, साथ में SO3Na, ठीक है। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलता है आपको, और ये जो प्रोडक्ट होता है याद रखना ये बनता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के सॉल्यूशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इस सॉलिड मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो, इस सॉलिड को आप फर्दर डिकम्पोज कर सकते हो। आप डिकम्पोज क्या कर सकते हो, इनटू रिवर्सिबल रिएक्शन, डिकम्पोज कर सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि आप वापस इससे बेंजल्डिहाइड बना सकते हो अगर आप इसको क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, ठीक है। आपको किसके साथ रिएक्ट करना है, विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। अगर आपने इसको रिएक्ट किया डाइल्यूट मिनरल एसिड
और विद अल्कली, ठीक है, आपने अल्कली के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल जाता है, ओरिजिनल कंपाउंड, और आपको फिर से क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पूरे स्टेप किए ये तब आप यूज़ करोगे जब आपको कार्बोनाइल वाले कंपाउंड्स को सेपरेट करना है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को आपने सेपरेट करना है फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी कर्व ऑफ NaCl HCl एंड NH4OH आर शोन इन द ऑर्डर। ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ग्राफ करस्पॉन्ड टू HCl NaCl एंड NH4OH। ठीक है, तो ग्राफ देखने से पहले सबसे पहले हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हमारा इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा HCl एंड NaCl। ठीक है, तो याद रखना ये जो फर्स्ट सेकंड ग्राफ है इन दोनों में से किसी का होगा, और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NH4OH। ठीक है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम बात करें उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, बट जैसे आप वाटर ऐड करते हो वैसे वैसे जो आयंस होती है जैसे NH4+ एंड OH नेगेटिव वो दूर होने लग जाती है, डाइल्यूशन से दूर होने लग जाती है, और सडनली क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो सडनली मोलर कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, तो मतलब जो ग्राफ नंबर 3 है वो हो जाएगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ NH4OH का। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl या NaCl, तो HCl और NaCl में क्या होगा, ऑलरेडी आयंस डिसोसिएटेड होती है, जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते हो तो ऑलरेडी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी इनकी हाई होती है, और जैसे आप वाटर ऐड करते हो मोलर कंडक्टिविटी और हाई हो जाती है क्योंकि आयंस क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड में कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है, फर्स्ट की अगर आप देखो मोलर कंडक्टिविटी हाई है, सेकंड की कम है, तो हमारा फर्स्ट होता है HCl और सेकंड हो जाता है NaCl। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे NaCl की, NaCl क्या होता है, जैसे आप वाटर में डालते हो डिसोसिएट होता है Na+ और Cl नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, ईजिली वो हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली क्या कर लेते हैं, उससे सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल एंड जो हमारा सोडियम है उसको ईजिली क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो सोडियम होता है उसकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की वजह से सोडियम ईजिली मूव नहीं कर पाता। बट अगर हम बात करें HCl में, HCl में होता है H+ एंड Cl नेगेटिव, और हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, और वो इतनी जल्दी हाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट जो हाइड्रोजन है स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्या कर पाएगा, ज़्यादा मूव कर पाएगा। सो एज ए रिजल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी जो HCl होगा उसकी क्या होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी वो हाई होगी एज कंपेयर टू NaCl। तो गिव रीज़न, तो मैंने रीज़न भी बता दिया टू जस्टिफाई माई फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, एन एल्काइल amide which is RCONH2 is converted to amine in the following way: by reduction with lithium aluminum hydride or by treatment with bromine in alcoholic NaOH। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एल्काइल अमाइड दिया विच इज़ RCONH2, हमने इसे रिएक्ट किया, सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCH2NH2। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने RCONH2 लिया है, इसे हमने रिएक्ट किया है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH। ठीक है, तो ये हो जाती है हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और इसमें हमारा बन जाता है RNH2। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब हमें पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासिफाइड द टाइप ऑफ अमाइन प्रोड्यूस इन दिस मेथड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर आप अमाइन देखोगे तो एक ही एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये सारा हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन। तो हमारा ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, स्टेट वन मेजर डिफरेंस इन द अमाइन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट टू मेथड। सबसे पहले मेथड में बना था RCH2NH2 और सेकेंड मेथड में बना था हमारा RNH2।
अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन, दोनों में 1 कार्बन का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में एक एक्स्ट्रा कार्बन है और सेकंड वाले में कार्बन कम है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो हमने हमारी हॉफमैन ब्रोमीन अमाइड डिग्रेडेशन होती है उसमें कार्बन कम हो जाता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन। नेक्स्ट, व्हाट एडवांटेज डू दीज टू मेथड, जो हमने 2 मेथड किए हैं, ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाइन ओवर प्रोड्यूसिंग एन अमाइन विद ट्रीटमेंट विद एल्काइल हैलाइड और एल्कोहलिक अमोनियम सोल्यूशन। अभी हमने 2 मेथड से क्या बनाया था, प्राइमरी अमाइन। और अगर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड यूज़ करें, सपोज आपने क्या लिया, अमोनिया लिया हुआ है और आपने इसे रिएक्ट किया एल्काइल हैलाइड के साथ। अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेंगे, HX क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमारा बन जाता है RNH2। अगर हम फिर से क्या लें, एक और एल्काइल हैलाइड लें, तो ये जो N है वो अगेन एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, हमारा HX रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ R2NH। और आपने अगर एक और RX लिया हुआ है, नाइट्रोजन इस R पे अटैक करेगा, रिजल्ट इन HX रिमूव हो जाएगा, R3N। इसमें आप क्वांटिनरी सॉल्ट भी बना सकते हो। और अगर आप देखो इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन तीनों बन जाएगा। अगर आप चाहते हो प्राइमरी अमाइन बनाना बट स्टिल आपका प्राइमरी के साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, तो इस मेथड में क्या हो जाता है आपका, जब आप एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनियम सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको बन जाता है आपका मिक्सचर ऑफ अमाइंस, आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलता है विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वेराज जो पहले 2 मेथड में थे आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 का और वाला क्वेश्चन, इसका पार्ट ए है, अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, कंसीडर ऑल टू बी इन गैसियस स्टेट। हमने गैसियस स्टेट में कंसीडर करना है, ठीक है। और हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, हमारे पास 1 2 3 4 5 है अमाइंस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जिसका सबसे कम होगा, वो होगा हमारा 4 नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। हमने क्या लिया हुआ है, 4 नाइट्रो एनिलीन NH2। सबसे पहले इसका कम क्यों होगा, इसमें हमारे 2 फैक्टर हैं। जो सबसे पहले जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रेजोनेंस में चले जाते हैं, रेजोनेंस करते हैं एनिलीन में, और एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की कम होती है। और साथ में क्या होता है, जो NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और याद रखना बेसिसिटी डिपेंड करती है कि कितना ईजिली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले 4 नाइट्रो एनिलीन सबसे कम होगा बेसिक। उसके बाद आ जाता है हमारा एनिलीन। एनिलीन में क्या होगा, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में मूव करेंगे, उसकी भी बेसिसिटी कम होगी बट नॉट एज कम्पेयर टू 4 नाइट्रो, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे हम NH3 की। अमोनिया की जो हमारी बेसिसिटी होगी वो इन दोनों से ज़्यादा हाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही जगह प्रेजेंट है, इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड। एक ही जगह प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा होगी NH3 में, सो दैट्स वाई इट इज़ मोर बेसिक देन प्रीवियस 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे C2H5NH2। इसमें हमारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है C2H5 विच इज़ इथाइल ग्रुप, हमें दिया इथेन अमाइन। इथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे +I इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, नाइट्रोजन पे। और अमोनिया से कंपैरिजन में इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। और सबसे एंड में अगर हम बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा है, जिसमें दिया हुआ है C2H5NH, इसमें हमारे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा। हम सिर्फ बात करें गैसियस स्टेट की तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा, इसमें हम +I इफेक्ट, सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट होगा। एज रिजल्ट नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हमारा होगा C2H5 ट्वाइस, जो हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा, इसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी। बी पार्ट दिया हुआ है, फैक्ट, नेम द फैक्टर दैट एक्सर्ट द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड व्हेन इज गैसियस स्टेट। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्या कर सकती है, ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक तो हमने हमारा था रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अगर रेजोनेंस होता है, ठीक है, जैसे अगर एनिलीन जैसे रेजोनेंस करा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है, तो उससे इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा हमने पढ़ा था अभी इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो याद रखना सिर्फ 2 इफेक्ट हो सकते हैं, एक रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है और एक इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। वेयरएज जो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इफेक्ट होगा वो आपको दिखेगा एक्वस सॉल्यूशन में। सी पार्ट दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपाउंड सेकंड इज मोर एसिडिक देन द वन, एक्सप्लेन व्हाई। सबसे पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C6H5CONH
C2H5 और सेकंड का बन जाएगा हमारा C6H5 SO2 डबल बॉन्ड O होगा NHC2H5। एसिडिट का मतलब क्या कि अगर दोनों ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दो दोनों से, हमारा बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा C2H5 और सेकंड वाला हम बना लेंगे C6H5 S डबल बॉन्ड O N नेगेटिव चार्ज C2H5 और दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या बन रहा है, अगर आप देखो दोनों में क्या बन रहा है, हमारा एनाइन बन रहा है नेगेटिव चार्ज। अब जितना ज़्यादा स्टेबल क्या होगा एनाइन, याद रखना जितना ज़्यादा क्या होता है एनाइन की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा हाई होती है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी एनाइन की ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले में CON दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन क्या कर सकता है, रेजोनेंस करता है CO के साथ, ठीक है, और हमारा बन जाएगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट अगर हम नीचे बात करें उसमें क्या कर सकता है, नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, और ये दो तरफ से शो कर सकता है। एक तरफ सल्फर और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर का एक ऑक्सीजन पे जा सकता है, और दूसरी तरफ क्या कर सकता है, जो दूसरा ऑक्सीजन है उस पर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, तो जो नीचे वाला है उसमें क्या होती है, ज़्यादा रेजोनेंस होती है। ठीक है, उसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना दैट्स वाई SO2 में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। एज ए रिजल्ट उस जब वो हाइड्रोजन लूज कर लेगा उसके बाद भी वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकता है, सो दैट्स वाई उसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। रिचा यूज्ड ए रफ चारकोल सरफेस इंस्टेड ऑफ ए फ्लैट सरफेस टू एब्जॉर्ब X ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर विच इज़ T0। ठीक है, डेल्टा H एड्जॉर्प्शन वॉज फाउंड टू बी वेरी लो, एड्जॉर्प्शन कम हुई एंड इट वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव। याद रखना इन्होंने शायद क्वेश्चन में गलत दे दिया है, जो डेल्टा H ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो लो तो हो सकता है बट पॉजिटिव नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चीज़ याद रखना यहाँ पे नेगेटिव है। वाई इज रफ सरफेस बेटर देन फ्लैट सरफेस फॉर एड्जॉर्प्शन, रफ सरफेस ज़्यादा बेटर क्यों होती है एड्जॉर्प्शन के लिए, हमें पता है कि जैसे जैसे क्या होता है आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो रफ सरफेस में क्या हो जाएगा, सपोज रफ सरफेस है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होता है सरफेस पे अटैच हो सकते हैं, और एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज द एड्जॉर्प्शन फिजिकल और केमिकल, गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। अगर आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा H काफ़ी ज़्यादा लो दिया हुआ है और नेगेटिव दिया हुआ है, तो हमें ऑलरेडी पता है ये क्या होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन मोस्टली फिजिकल एड्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ X plus 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एड्जॉर्ब एट टेम्परेचर T1 देन कंपेयर द T0 N। हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि जब X ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एड्जॉर्ब होता है तो टेम्परेचर था T0, बट अब क्या बोल रहे हैं, अब टेम्परेचर क्या है, T1 है, और एड्जॉर्प्शन हो रहा है X plus 20 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो प्रोसेस होती है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। हमें पूछा है ये जो T1 है वो कम टेम्परेचर होगा या ज़्यादा टेम्परेचर होगा T0 से। अब एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है, अगर आप चाहते हो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम क्या टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तभी जो रिएक्शन है वो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई जो T1 होगा वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन T0, तभी क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा और आप 20 ग्राम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एड्जॉर्ब कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th का और वाला क्वेश्चन। हमें क्या दिया, द टेबल गिवन बिलो शो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एड्जॉर्ब बाय सैंपल ऑफ 3 ग्राम्स ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो हमने एक्टिवेटेड चारकोल क्या लिया हुआ है, 3 ग्राम्स लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सपोज प्रेशर जब था हमारा 380, इसे हम P1 भी कह सकते हैं, तो कितनी जो वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब थी तो इसे हम बोल सकते हैं V1, और प्रेशर जब था हमारा 540 विच इज़ P2, तो हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी V2। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ K एंड N ऑफ द गिवन डेटा विच फिट्स द फ्रिंटलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो ग्राफ बनाएंगे। हमें पता है ऑलरेडी कि हम पहले वाले में बनाएंगे log ऑफ x1 बाय m इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 बाय n log ऑफ p1। ठीक है, x क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट m हमें ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड वाले की हम बात करें, सेकंड कंडीशन की, हम बना सकते हैं log ऑफ x2। जब प्रेशर क्या था 540 था और P2 था, तब कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई थी, x2 डिवाइड बाय m log ऑफ k प्लस हाफ ऑफ log ऑफ P2। ये हमने दो कंडीशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना ये जो डिवाइडेड बाय m है ये हमारे मास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ कॉमन। ठीक है, हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा log ऑफ x2 डिवाइडेड बाय x1। जो m है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। log ऑफ k कॉमन है वो भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 1 बाय n log ऑफ p2 बाय p1। ठीक है, अब ये x1 और x2 क्या है, x1 और x2 होता है, x1 एंड x2 इज द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ मास वॉल्यूम दिया हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मास होता है, मास ऑफ द गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। सो इंस्टेड ऑफ मास आप वॉल्यूम से भी क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो V2 बाय V1 इज इक्वल टू 1 बाय n log ऑफ 540 विच इज़ P2 डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, V2 बाई V1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन में विच इज़ 38.1 डिवाइडेड बाय 16.5, ये हो जाएगा 1 बाय n log ऑफ 3। ठीक है, log 38.1 डिवाइड बाय 16.5 होता है हमारा log 2.3 इज़ इक्वल टू 1 बाय n log ऑफ 3। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब याद रखना जो log ऑफ, अगर हम बात करें, हम n को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमारा हो जाएगा log ऑफ 3 होता है 0.4771, ये याद रखना। log ऑफ 2 हो जाएगा 2.3 हो जाएगा 0.3631। तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.31। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हमें ऑलरेडी पता है, अगर हमें फ्रिंटलिज आइसोथर्म पता है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, हमें पता है x बाई m किसके इक्वल होता है, Kp1 बाई n। हमें n की वैल्यू पता है। प्रेशर की बात करेंगे, P1 हमें पता है, हमें वॉल्यूम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें m भी पता है। हमने ऑलरेडी देखा है, हमें दिया हुआ है कितना 3 ग्राम्स। हमें x फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द एड्सॉर्ब गैस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जब नाइट्रोजन होता है 22.4 लीटर्स और इसे हम लिख सकते हैं 22400, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है 28 ग्राम्स के इक्वल। अगर हम बात करें, हमें यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया 16.5 हमें सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो हम लिख सकते हैं 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू 16.5। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0206 ग्राम्स। तो इतनी जो नाइट्रोजन है वो एड्सॉर्ब हो रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0206। ठीक है, m का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो हो जाएगा 3। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। प्रेशर हमने लिया है 180। ठीक है, 1 बाय n हो जाएगा 1.31। अगर आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁴। सेकेंड पार्ट दिया, ड्रॉ द एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर द अबव केस एट प्रेशर इज इक्वल टू 180 mm। अगर आपने क्या किया, एड्सॉर्प्शन विच इज़ x बाय m और आप टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हो, तो हमेशा याद रखना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बनाओगे, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो आपका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, द टेबल बिलो शो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट। हमें क्या दिया हुआ है, एलिमेंट +2 से m की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, m3 से 2 की फॉर्म में। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, दिस इज वी कॉल्ड एज, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, अगर आप देखोगे रिडक्शन हो रहा है, तो ये सारा क्या दिया हुआ है, इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया, बेस्ड ऑन द अबव डेटा वाई इज E0 वैल्यू ऑफ
Mn3+2 अगर आप देखोगे Mn जब वो 3+2 कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है विच इज़ 1.57 और इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्रोमियम से। क्रोमियम की आ रही है -0.41 और आयरन की आ रही है 0.8। तो मैग्नीज +3 से +2 में जल्दी रिड्यूस क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैग्नीज +2 की फॉर्म में होता है ये बना देता है 3d5 और 3d5 होता है हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है हमारा स्टेबल होता है और स्टेबल होने की वजह से जो मैग्नीज है वो प्रेफर करती है +2, तो ईजिली वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। सेकेंड हमें पूछा अरेंज द एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है वो ईजिली क्या हो सकता है, इट कैन शो रिडक्शन। ठीक है, बट जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है ऑक्सीडेशन के। इसका मतलब क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो उतना ईजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। हमें पूछा इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम चेक करते हैं इसमें, हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, मैग्नीज। मैग्नीज क्या है -1.18। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी मैग्नीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसके हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। फिर क्रोमियम देखो हो जाएगा -0.9। ठीक है, और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा हमारा, और जो सबसे कम ऑक्सीडाइज होगा वो हो जाएगा आयरन। तो ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट पूछा है कमेंट ऑन द कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+ एंड Mn3+। दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है। अगर हम बात करें Mn3+ हो जाएगा हमारा 3d4, वेयर एज Fe3+ कितना हो जाता है 3d5। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो, ये होता है 3d5 4s2, ये होता है 3d6 4s2। इसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 3d4 बन जाएगा, आयरन बन जाएगा 3d5। सो एज ए रिजल्ट क्या आयरन ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई है। सो दैट्स वाई Fe3+ इज मोर स्टेबल इन एसिडिक सोल्यूशन एज कम्पेयर टू Mn3+। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया अरेंज Ti3+, क्रोमियम 3+, निकल 3+, कॉपर +1 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा √of n, n+2, और n क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाई होगा। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले Ti की याद रखना, ये होता है 3d2 4s2। इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बन जाएगा Ti3+, ये हो जाता है 3d1। इसमें हो जाएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमियम की, ये होता है 3d5 4s1। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं 3, तो ये हो जाएगा 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें 3। अगर नेक्स्ट बात करें निकल की, निकल हो जाता है हमारा 3d8 4s2। निकल हमें दिया हुआ है 3+, निकल 3+ क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें हो जाता है 3d7। अगर सपोज हमने इसको बॉक्स की फॉर्म में लिखा है 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी क्या हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और लास्ट में अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर होता है 3d10 4s1 और कॉपर प्लस होता है 3d10। इसमें क्या होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 0। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, सबसे कम किसका है, कॉपर प्लस का है। फिर हमारा किसका आ जाता है Ti3+, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखो क्रोमियम 3+ और निकल 3+ के सेम आ जाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्रोमियम 3+ इक्वल्स टू निकल 3+। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है गिव द रीजन बिहाइंड जिंक हैविंग द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज। अब जिंक जो है ये होता है हमारा 3d10 4s2। इसमें क्या होता है, अगर जिंक की बात करें, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और पेयरिंग होने की वजह से याद रखना इनके बीच में क्या होता है, जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग याद रखना हो जाती है वीक। क्यों होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो साथ में क्या कर सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और वी कैन से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाता है हमारा कम, और विच इज़ वेरी लो।
सो एज ए रिजल्ट ईजिली क्या हो सकता है, जिंक के जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ईजिली अगर आप हीट करो तो वो जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। 9th का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऑल्दो मैग्नीज हैज़ D0 कन्फिग्रेशन इन KMnO4। अगर हम बात करें KMnO4 तो ये हो जाता है +1, ये हो जाएगा सपोज X, ऑक्सीजन -2 × 4, ये टोटल 0, और X हो जाता है +7। मैग्नीज के क्या हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है +7 और +7 मैग्नीज हो जाता है 3D0। इसके पास क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट स्टिल इट हैज़ कलर, एक्सप्लेन द रीज़न। ऐसा क्यों होता है, तो इसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जो होता है 2 नेगेटिव फॉर्म में होता है, वो भेजता है मैग्नीज में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज में क्या हो जाता है, ये तभी होता है जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हाई हो, ठीक है। मैग्नीज जब +7 की फॉर्म में होता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ये अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि मैग्नीज क्या होता है, जो इसका डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल क्या करता है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। तो ऑक्सीजन से जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसी वजह से ये क्या शो करता है, बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र वो शो करता है कलर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, बोथ Fe(F6)3 नेगेटिव COF6(3 नेगेटिव कंटेन F6 एस लिगेंड। तो इसमें क्या होता है, F6 लिगेंड होता है फ्लोरीन के 6 एटम्स, और याद रखना ये क्या होता है, एक वीक लिगेंड होता है, बट द फॉर्मर इज कलरलेस। जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो कलरलेस होता है और सेकंड वाला जो होता है वो कलर्ड होता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें आयरन क्या होता है, +3 की फॉर्म में होता है, ठीक है। आयरन जब +3 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3D5। इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद से बताएंगे, क्योंकि जब भी हम कलर की बात करते हैं तो हम DD ट्रांजिशन की बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमारा क्या होता है, जो D ऑर्बिटल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक बन जाता है हमारा T2G और दूसरा क्या बन जाता है हमारा EG। ये हो जाएगा T2G और यहाँ पे क्या होगा EG। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 5 हैं, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5। और याद रखना ये जो लिगेंड है वो क्या है, वीक है। अब क्या हो रहा है, सपोज जब एक इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाना है तो क्या होगा, सपोज अगर आप इसकी स्पिन देखोगे, सबकी स्पिन क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। बट अगर इसको दूसरे T2G इलेक्ट्रॉन को जब EG में जाना पड़ेगा तो इसको यहाँ पे क्या करनी पड़ जाएगी, पेयरिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है। इसको क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी, और पेयरिंग करने के लिए इसको अपनी क्या करनी पड़ेगी, जो स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। नीचे तो अपवर्ड है, अगर उसको ऊपर जाना पड़ेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या करनी पड़ेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ जाएगी। और उस स्पिन चेंज करने के लिए उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, पहले तो ऊपर चल जाए और वो रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन कर पाए। सो एज ए रिजल्ट ये जो ट्रांजिशन है दैट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। बट अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें भी क्या है, कोबाल्ट +3 की फॉर्म में होता है और कोबाल्ट +3 होता है हमारा 3D6। इसके भी हम T2G EG ऑर्बिटल बनाते हैं। T2G हमारे क्या है, T2G एंड EG, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। याद रखना वीक लिगेंड में ऐसे ही हम फिलिंग करते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, अगर आप इसमें देखोगे, अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, रिवर्स स्पिन है, ठीक है। अगर उसने ऊपर जाना है तो उसको अपनी स्पिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है तो उसको अपनी स्पिन चेंज नहीं करनी है। सो एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, ये जो DD ट्रांजिशन है दैट विल बी अलाउड, ये अलाउड हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका आपको कलर दिखाई देगा। सो द कॉम्प्लेक्स विल हैव कलर। नेक्स्ट हमें दिया है CONH363+ इज डायमैग्नेटिक वेयर एज COF63 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। अगेन दोनों में जो कोबाल्ट है, देखा जाए जो कोबाल्ट है वो क्या है, +3 स्टेट में, तो हो जाएगा हमारा 3D6 दोनों में,
ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 होता है 3d6। अब याद रखना जो NH3 है वो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ पे क्या है हमारा F6, ये F6 क्या है हमारा फ्लोरीन जो है वो है हमारा वीक लिगेंड। अब जो NH3 है, ठीक है, NH3 क्या कर देगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करता है, पेयरिंग कॉज करता है, ठीक है, तो इट कॉज पेयरिंग। अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो हमारा जो 3D होगा, सपोज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोबाल्ट में। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ NH3 पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे। तो अगर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो हम बना देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर एक तरफ, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट्स वाई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे फील्ड में और पेयरिंग हो जाएगी। एज रिजल्ट CONH3 6 3+ क्या हो जाएगा हमारा, डायामैग्नेटिक होगा। वेयर एज अगर हम बात करें COF6 3 इसमें जो हमारा F है फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो सेम रहेगी कोबाल्ट में, और इसमें आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे। सो एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाएगा हमारा, सो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Zn2+ इज कलरलेस वेरस कॉपर प्लस इज कलर्ड, ठीक है, वेरस कॉपर 2+ इज कलर्ड। Zn2+ की बात करेंगे, वैसे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2, तो ये हो जाएगा 2+ में हो जाएगा 3d10, ठीक है। सिमिलरली कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s1, तो कॉपर 2+ क्या हो जाएगा 3d9, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो जिंक है सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं इसके पेयर्ड हैं। अगर हम d ऑर्बिटल में देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, वेरस कॉपर प्लस में जो एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसकी फिलिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो कॉपर 2+ है दैट शुड शो कलर। नेक्स्ट हम 10th का और वाला क्वेश्चन करेंगे। टाइटेनियम 3+ इन एन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स, जो टाइटेनियम 3+ है वो एक्वस सोल्यूशन में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो मतलब क्या है कि टाइटेनियम 3+ एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि टाइटेनियम होगा H2O6 3+, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इट कैन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो याद रखना, तो क्या हो जाता है, हमें पता है कि अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है, एक हो जाती है हमारी ऑर्बिटल बन जाता है, एक बनता है T2G और एक क्या बन जाता है EG। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक ऑर्बिटल से अनदर ऑर्बिटल में, और जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय Δ0, ठीक है। Δ0 क्या बताता है, एनर्जी जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से सेकंड ऑर्बिटल में जंप कर जाए। और हमें पता है जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू hν, और एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू hc/λ। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उसकी वेवलेंथ उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना ज़्यादा एनर्जी होता है स्प्लिटिंग का, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होगा, स्मॉल होगा। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम वन लिगेंड विच would form a titanium 3+ complex such that its energy can absorb light of lower wavelength। अब हम ये क्या बोल रहे हैं, हम एक ऐसा लिगेंड ले कि वो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे। लोअर वेवलेंथ का मतलब क्या है, Δ0 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए वाटर से। तो आप कोई भी ऐसा लिगेंड ले सकते हो जिसकी क्या है, जो उसकी लिगेंड फील्ड एनर्जी वो ज़्यादा होनी चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हम कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो, जैसे COCN-, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या होगा, उसकी वेवलेंथ जो होगी दैट विल बी लोअर। तो याद रखना उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लोअर होगी, और उसकी एनर्जी भी कम होगी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, सिमिलरली नेम वन लिगेंड फॉर्म टाइटेनियम 3+ कॉम्प्लेक्स सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ हायर वेवलेंथ। तो अगर हायर वेवलेंथ में जाना तो एनर्जी मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमें चाहिए वीक लिगेंड। तो आप कोई भी वीक लिगेंड ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू वाटर। वीक लिगेंड हमारे हेलोजेंस होते हैं, आप ले सकते हो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ले सकते हो, सारे वीक लिगेंड होते हैं हमारे हेलोजेंस, और उनकी जो वेवलेंथ होगी जो होगी वो दैट शुड बी हाई,
ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। बी पार्ट है हमारा, अरेंज द मेटल लाइंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भी हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सबसे पहले वेनेडियम दिया हुआ है VCN6 4 नेगेटिव, CN6 का -6 चार्ज हो जाएगा तो V का -6 -4, तो V का चार्ज हो जाएगा +2, ठीक है, तो वेनेडियम का चार्ज हो जाएगा +2। नॉर्मल वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d3 4s2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d3, ठीक है। अगर हम इसको फिल करें इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पे भी हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करेंगे 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना कभी भी हम मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ 2 लास्ट वाले ऑर्बिटल फ्री, 3 ऑर्बिटल्स को हम फ्री नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है जो D3 से शुरू होती है, तो एटलीस्ट हमें D2 चाहिए होता है, तो हम लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल ही फ्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सो दैट्स वाई इसमें पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें Fe की, FeCN6 4 नेगेटिव, अगर F को X ले लें, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, X इसका चार्ज हो जाएगा +2। नॉर्मल आयरन का चार्ज होता है 3d6 4s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और अगर हम बात करें +2 की, ये हो जाएगा 3d6 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। इसमें भी देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 ऑर्बिटल फ्री हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे Ru की। Ru भी क्या होता है, आयरन के नीचे प्रेजेंट होता है ग्रुप में, तो इसकी भी क्या होती है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आयरन की, तो इसे हम बोल देते हैं 4f65s2, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Ru का चार्ज हो जाएगा +3, ठीक है, और +3 क्या होता है हमारा 4d5, ठीक है, 4d5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और याद रखना इसमें क्या होता है कि ये जो NH3 है, हमें पता है NH3 क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या चल जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल जाएंगे 1 2 3, ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में हमारी बात आती है Cr की, Cr NH3 6 2+, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1, ये है हमारा क्रोमियम 2+, तो ये हो जाएगा हमारा 3d4, ये 3d4 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करें 1 2 3 4, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हम मेक श्योर करते हैं कि लास्ट 2 ऑर्बिटल ही हमारे क्या हो, एम्प्टी हो, उससे ज़्यादा ना हो। हम एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, हम करेंगे 1 2 3 4, पेयरिंग करेगा बट पूरी पेयरिंग नहीं करेगा, एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल्स ही फ्री होने चाहिए, 3d नहीं होना, D3 फ्री नहीं हो सकते, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 2, तो ये हो जाएगा 1 2 0 3, ठीक है। तो हम अगर बात करें ऑन द बेस ऑफ द ऑर्डर, सबसे ज़्यादा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे V का हो जाएगा, तो 3 इसका है, सेकंड हो जाएगा हमारा क्रोमियम का, देन हो जाएगा Ru का, और लास्ट में हो जाएगा हमारा Fe का इन दिस सीरीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड टू 4 ब्रोमो आयोडो बेंजीन, मेंशन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर एनिलीन है और आप चाहते हो कि उसमें क्या हो, सिर्फ एक ब्रोमीन अटैच हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एनिलीन अगर आपके पास है, आप इसकी क्या करते हैं, एसाइलेशन करते हो, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड और पायरिडीन की प्रेजेंस में। एसिड एनहाइड्राइड जो पायरिडीन है वो क्या बना देता है, इसकी एसाइलेशन करता है, तो NH के साथ क्या होता है, NH के साथ हमारा एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, विच इज C डबल बॉन्ड O CH3। अब याद रखना जो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन की एक्टिविटी है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस CO के साथ क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट जब आप ब्रोमीन ऐड करते हो, ठीक है, ब्रोमीन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH, तो इसकी थोड़ी एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है CO के साथ रेजोनेंस करा होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है थोड़ी कम हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट ब्रोमीन सिर्फ अटैच होता है, ब्रोमीन जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है, ब्रोमीन अटैच हो जाता है हमारा पैरा पोजीशन पे, आपका बनेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं OH और H+ में, ठीक है। इसके हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है।
अब आपको 4 ब्रोमो एनालीन मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको NH2 की जगह आयोडीन अटैच करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl और नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में। तो आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा विच इज़ N2+Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अगर अब आप Ki के साथ रिएक्ट करते हो, ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, Ki के साथ रिएक्ट करते हो, याद रखना इसमें क्या हो जाता है, आयोडीन अटैच हो जाता है और ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, सो एज रिजल्ट आपका बन जाता है 4 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे 4 ब्रोमो आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट हमें और वाला क्वेश्चन दिया है, राइट द IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ इथेन अमाइन। हमें इथेन अमाइन दिया हुआ है विच इज CH3CH2NH। एक तरफ इथेन अमाइन दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया है, बेंजोइल क्लोराइड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C+OCl। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, रिएक्शन में नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। तो एंड में क्या होता है, याद रखना यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, क्लोरीन रिमूव हो जाता है। ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है हमारा CH3CH2NHCO और इसके साथ क्या आ जाता है, बेंजीन अटैच हो जाता है। ठीक है, अब हमें पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि N के साथ क्या है, एक तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इस लिख सकते हैं N इथाइल। ठीक है, N के साथ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये याद रखना अमाइड है, NHCO को अमाइड बोलेंगे तो इसे बोलते हैं बेंजाअमाइड। तो ये हो जाएगा हमारा N इथाइल बेंजाअमाइड। नेक्स्ट हमें दिया कैन द प्रोडक्ट ऑब्टेन ए, ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है कैन अंडरगो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इफ यस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी फॉर्म, इफ नो एक्सप्लेन वाई। हमें जो इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है, हम देखें इसमें हमें दिया CH3CHNHCO बेंजीन। अब याद रखना ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन नहीं देगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ऐसा क्यों, ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ देता है हमारा प्राइमरी अमाइड। इस रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है उसके लिए याद रखना नाइट्रोजन के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास एटलीस्ट क्या होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब जो नाइट्रोजन है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, सो एज ए रिजल्ट हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन सी 5 मार्क्स का। इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पैराग्राफ को, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डेटा है मुझे डेटा अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि पूरा सफिशिएंट डेटा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज काइनेटिक थ्योरी टू फाइंड द एज ऑफ प्लांट। आप काइनेटिक थ्योरी से एज ऑफ द प्लांट फाइंड कर सकते हो। डिपार्टमेंट फाउंड एन आर्टिफैक्ट ऑफ ए रेयर ट्री कंटेनिंग 80% ऑफ द कार्बन 14। सपोज इनिशियल हमारे पास कार्बन 14 अगर हम 100 लें तो क्या हो गया, कार्बन 14 हो गया, अब 80% बच गया। 80% बच गया मतलब उसको हम 80 बोल सकते हैं कि अभी 80, सपोज पहले 100 ग्राम्स था, अब 80 ग्राम्स बच गया। आपको फाइंड करना है एज। ठीक है, आपको एज फाइंड करना है प्लांट का, और साथ में हमें दिया हुआ है इसका T½ दिया हुआ है विच इज़ 5730 ईयर्स। इसकी हाफ लाइफ दी हुई है 5730 ईयर्स। और मोस्टली याद रखना रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो होता है, याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तो सबसे पहले फाइंड कर देंगे वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, के इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, डिवाइडेड बाई T½ होता है 5730। इसको हम रख लेंगे वैल्यू को, हम यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी है 100, फाइनल हो जाएगी हमारी 80। के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.303, ये हो जाएगा 0.693 इंटू 5730 और लॉग कर देंगे, ये हो जाएगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये 5/4 हो जाएगा और इट विल बिकम इक्वल टू 2.5। लॉग ऑफ 2.5 लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 2.303
0.693 इंटू 5730, लॉग ऑफ 2.5 होता है हमारा अराउंड 0.096। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 1362 ईयर्स विल बी द एज ऑफ द ट्री। नेक्स्ट ईयर, थ्रू द हेल्प ऑफ ए ग्राफ शो द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंडेक्स ऑफ फूड वर्सेस द टाइम। ठीक है, फॉर ज़ीरो, कभी भी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, और आप वो ग्राफ बना रहे हो, कोई भी सपोज आपके पास रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे हो अगेंस्ट द टाइम, ठीक है, तो याद रखना कि इसमें हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, हमारी लाइन बिल्कुल सीधा बनता है इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, बट फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारी लाइन होती है वो क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि अगर आप कंसंट्रेशन, कोई भी फूड की कंसंट्रेशन का आप ग्राफ बनाओगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होगा, तो हमारा ज़ीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन होगा और फर्स्ट ऑर्डर में इट विल बी कर्व्ड। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। सिमिलर वीडियोस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, रिवीजन वीडियोस के और बाकी सॉल्व पेपर के भी वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।